हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का कुछ जो बेसिक स्टार्टिंग होता है वहाँ से हम नहीं करने वाले हैं। हम आज मास्टर्स लेवल पे उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं कि मतलब अगर हम छोटे होते हैं तो बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें उसकी हाई लेवल जो मतलब उसकी और डिटेलिंग हो जाती है और ब्रॉड वो चीज़ हो जाता है, उस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो वैसे तो हम यूट्यूब से अलग अलग नोट्स से अपने टीचर्स से उस चीज़ को सुन रहे होते हैं, बट अभी जो चीज़ हम लैक कर रहे होते हैं वो होता है कि हम बुक को प्रॉपरली या थ्रोली कभी रीड नहीं करते हैं। अगर कर भी रहे होते हैं तो फटाफट ऊपर से देखते हैं, और बहुत कम लोग ही होते हैं जो इस बुक को प्रॉपरली रीड करते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं इस चीज़ में, हम जो बुक है सेल बायोलॉजी की बुक जिसमें से हम न्यूक्लियस के चैप्टर को रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बुक तो अभी जैसे कि आप जा सकते हैं, हम ना लाइब्रेरी में से ले सकते हैं और ना ही अभी हार्ड कॉपी अवेलेबल है। तो सॉफ्ट कॉपी जो कि फ़ोन में है तो मैं उससे रीड करके आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ पे आपको साइड में स्क्रीन पे आपको बुक के पेजेस शो हो जाएंगे, और उसके साथ साथ मैं एक PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहाँ से आप ओपन करोगे तो आपको ये चैप्टर ओपन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज द प्रिंसिपल फीचर। अब यहाँ पे क्या बात होता है, मैं यहाँ पे सेंटेंसेस पढ़ूंगी, उसके साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी। तो यहाँ पे लिखा द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज द प्रिंसिपल फीचर, जो मतलब प्रिंसिपल फीचर किसका है, न्यूक्लियस का, भी हम उसको पढ़ने वाले हैं। दैट डिस्टिंग्विश यूकैरियोटिक फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल भी होते हैं, बट वो हमें जो क्या कहते हैं उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें न्यूक्लियस के बेसिस पे हम जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स को हम डिटेल में नहीं देखेंगे, तो हम मूव करते हैं फर्दर। By housing the cell's genome, the nucleus serves both as repository of genetic information। अब यहाँ पे लिखा था by housing the cell genome। अब जो इनको था सेल जीनोम की अगर हम हाउसिंग करते हैं तो जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करता है, बोथ दोनों में ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। उसके बाद एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर्स, उसके बाद आता है हमारा DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड RNA प्रोसेसिंग ऑल टेक्स प्लेस विद इन द न्यूक्लियस। अब हमारे बॉडी में हमने ये चीज़ तो बहुत पढ़ी होती है, DNA की रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, बट ये सब चीज़ें होती कहाँ पे हैं ये हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ये हमारे जो हमारा न्यूक्लियस होता है वहाँ पे हमारा जो भी ये प्रोसेस होता है वो सारा होता है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है with only the final stage of gene expression localized to the cytoplasm। इसको मैं दोबारा से रीड करती हूँ। DNA replication, transcription and RNA processing all take places within the nucleus with only the final stage of gene expression। अब जो हमारे पास जीन एक्सप्रेशन का फाइनल स्टेज आता है जो कि होता है हमारे पास ट्रांसलेशन, तो वो कहाँ पे होता है, वो साइटोप्लाज्म में लोकलाइज्ड होता है। उसका आता है बाई सेपरेटिंग द जीनोम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब क्या आता है हमारे पास, अगर जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसमें से हम अपने जीनोम को सेपरेट करते हैं तो क्या होता है, द न्यूक्लियस इन्वेलप अलाउज जीन एक्सप्रेशन टू बी रेगुलेटेड। जो न्यूक्लियस की इन्वेलप होती है वो क्या अलाउ करती है, जो जीन एक्सप्रेशन होती है उसकी रेगुलेशन को अलाउ करती है। अब कैसे अलाउ करती है, बाय मैकेनिज्म दैट आर यूनिक टू यूकैरियोट्स। अब उसका एक मैकेनिज्म होता है जो कि बहुत ही यूनिक होता है यूकैरियोट्स में, तो वो उस चीज़ को वो चीज़ जीन एक्सप्रेशन को अलाउ करती है। वेयर एज प्रोकैरियोटिक mRNA आर ट्रांसलेटेड विथ देयर transcription is still in process। Eukaryotic mRNA undergoes several forms of post translation processing before the transported form of nucleus to the cytoplasm। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अब हमने यूकैरियोटिक की बात तो देख ली, अब यहाँ पे बात आता है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो हमारे प्रोकैरियोट्स में जो mRNA होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसलेटेड कब होते हैं, वाइल द ट्रांसक्रिप्शन इज स्टिल प्रोसेस। मतलब वहाँ पे जो भी हमारे mRNA है वो ट्रांसलेटेड होते रहते हैं जब तक कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में रहती है। उसका यूकैरियोट्स में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मेथड सब में जा रहे होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस थस अलाउ जीन एक्सप्रेशन टू बी रेगुलेटेड बाय पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म। इतनी सारी चीजें जो होती हैं। उसके बाद फाइनली ये पता किया जाता है जो न्यूक्लियस का प्रेजेंस होता है वो क्या करता है, वो जीन एक्सप्रेशन को अलाउ करता है बहुत सारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मेथड को रेगुलेट, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म कह लो या मेथड कह लो, उसको रेगुलेट करके, सच एज अल्टरनेटिंग स्लाइसिंग। अब मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म में एक इन्होंने नाम दे रखा है जो कि हमारा आता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। By limiting the access of selected proteins to the genetic material, अब यहाँ पे बात करें नेक्स्ट में, by limiting the access of selected protein to the genetic material। अब कुछ जो हमारे पास मटेरियल है उसको क्या करेगा ये लोग, हम लोग क्या करेंगे, उसको लिमिट करेंगे। लिमिट करने के बाद क्या होता है, लिमिटिंग द न्यूक्लियर इनवेलप ऑल्सो प्रोवाइड नोवल अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो भी क्या करता है, वो एक नॉवल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे। मैं यहाँ पे कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, जो हमारे पास बुक है, ये कूपर की बुक है सेल बायोलॉजी की, इसमें चैप्टर नंबर 9 है हमारा न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मूव करते हैं हम फर्दर। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन ऑफ सम यूकैरियोटिक जीन इज कंट्रोल बाय द रेगुलेटेड ट्रांसपोर्ट। अब एग्जाम्पल में दे रहे हैं कुछ एक्सप्रेशन है यूकैरियोटिक जीन का, वो किस तरह से रेगुलेट होता है ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, ए फॉर्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन अनअवेलेबल टू प्रोकैरियोट्स। अब जो हमारा यूकैरियोट्स में होता है, इन्होंने एग्जांपल दिया कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मेथड होते हैं, उन सब के द्वारा ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो जाती है, बट ये प्रोकैरियोट्स में अभी अनअवेलेबल है, प्रोकैरियोट्स में ये चीज़ें नहीं होती है। सेपरेशन ऑफ द जीन फ्रॉम द साइट ऑफ mRNA ट्रांसलेशन। अब सेपरेशन ऑफ द जीनोम from the site of mRNA translation thus plays a central role in eukaryotic gene expression। अब यहाँ पे बात आती है जो यूकैरियोटिक की जीन एक्सप्रेशन है वो क्यों होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि सेपरेशन हो जाती है जीनोम फॉर्म की, कहाँ से, mRNA के साइड से ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। अब हमारे पास आता है उसी की नेक्स्ट एक ब्रॉड हेडिंग, ये एक समझ लो शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर में जो था। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ आइए तो आप इसको फर्दर आगे रीड करिए या इस वीडियो को दोबारा से सुन लीजिए, या एक बार आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट लेके उस चीज़ को आप रीड कर सकते हैं कि ताकि मैं क्या बोल रही हूँ वो चीज़ें क्लियर हो जाए। तो फर्दर मूव करते हैं, हमारा जो ब्रॉड हेडिंग है वो है द न्यूक्लियर एनवेलप एंड द ट्रैफिक बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब इस हेडिंग का मतलब ही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात, न्यूक्लियर एनवेलप, एक हमारा होता है न्यूक्लियर एनवेलप और उसके बाद एक ट्रैफिक जो कि हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में होता है, जिसके थ्रू जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो बाहर जा रहे होते हैं, अंदर आ रहे होते हैं, और भी बाकी चीज़ें जो उन्हें ज़रूरत होती है सारे चीज़ें मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए, उन सब के बीच में आखिर जो ट्रैफिक है वो किस चीज़ का ट्रैफिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप separates the contents of the nucleus from the cytoplasm। अब यहाँ पे आता है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप क्या करता है, वो सेपरेट करता है कंटेंट्स को, किस कंटेंट को, न्यूक्लियस के कंटेंट को, किससे, साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जो भी कंटेंट है वो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट करता है। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप, एक एनवेलप से आप नाम ही समझ लो, एक लेटर है और एक, जैसे मैं पोस्टमैन हूँ और मुझे लेटर पोस्ट करना है, सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रही हूँ, वो इससे कोई रिलेट नहीं करता, बस मुझे समझाने के लिए। तो इस एनवेलप के अंदर में जो भी वो हमारा जो भी लेटर है उसको मैं टच नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसको किसने सेपरेट कर रखा है, एनवेलप में। तो इस चीज़ से आप इसको याद रख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के कंटेंट को एनवेलप की तरह रखता है, किसके, मेनली न्यूक्लियस के कंटेंट को, एंड प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द न्यूक्लियस। अब और उसके बाद क्या प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क को, न्यूक्लियस को एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देता है। द टू एनवेलप मेम्ब्रेन
acting as barrier that prevents the free passage of molecules between the nucleus and the cytoplasm. अब जो होता है हमारा न्यूक्लियस के ऊपर दो इन्वेलप होती है, वो क्या चीज़ को जो इन्वेलप होती है वो क्या काम करती है, इन्वेलप मेम्ब्रेन होती है वो ये काम करती है, वो एक बैरियर की तरह एक्ट करती है और वो क्या करता है, वो जो फ्री मूवमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स को उसको उसके पैसेज को बैरियर की तरह रोक के रखती है, किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, क्योंकि हम इसी की जनरली बात कर रहे हैं. एंड मेंटेन्स द न्यूक्लियस एट अ डिस्टिंक्ट बायोकेमिकल कंपार्टमेंट. अब उसको किस तरह से मेंटेन करके रखती है, एक प्रॉपर बायोकेमिकल कंपोनेंट के कंपार्टमेंट की तरह. The only channel through the nucleus envelope are provided by the nuclear pore complex. एक मिनट. तो यहाँ पे आता है मतलब द ओनली चैनल थ्रू द न्यूक्लियर इन्वेलप आर प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स. अब तो जो होता है, जो फ्री मूवमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स का, उसका न्यूक्लियर बैरियर है उसको तो रोक देता है, बट अगर जो चीज़ ज़रूरत है साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में तो वो चीज़ें उन्हें कैसे मिलती होती है. तो यहाँ पे एक चैनल होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर पोर complex, which allows the regulated exchange of molecule between the nucleus and the cytoplasm, जो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. The selective traffic of proteins and RNAs through the nuclear complex not only establish the internal composition of the nucleus but also plays a critical role in regulating eukaryotic gene expression. अब यहाँ पे कह रहा है जो हमारा न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स में क्या है, जिसमें से हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हमारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में आ जा सकता है. उसके बाद आता है लाइन लिखा था सेलेक्टिव ट्रैफिक ऑफ प्रोटीन एंड आरएनएज. अब जो प्रोटीन और आरएनएस की सेलेक्टिव ट्रैफिकिंग होगी, मतलब सेलेक्टिव ट्रैफिकिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे सेल के अंदर अभी एमआरएनए की ज़रूरत है, सॉरी आरएनएस या कुछ भी प्रोटीन की ज़रूरत है, तो वो जिससे कि प्रोटीन की ज़रूरत है अभी सेल के अंदर, तो वो उस चीज़ को अलाउ करेंगे और आरएनए वाले चीज़ को रोक देंगे. कुछ टाइम के बाद ज़रूरत पड़ेगी आरएनए वालों को, तो आरएनए वालों को वो एंटर कर लेंगे और प्रोटीन को वो बाहर रोक देंगे. तो इसको कहते हैं सेलेक्टिव ट्रैफिक. जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो उसे अंदर अलाउ करेंगे और बाकी चीज़ को एक बैरियर की तरह रोक देंगे. थ्रू द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एंड नॉट ओनली एस्टेब्लिश द इंटरनल कंपोजिशन. इस वजह से क्या होता है, सेलेक्टिव ट्रैफिकिंग होती है, उससे जो इंटरनल कंपोजिशन है वो स्टेबल होता है और कह सकते हैं मेंटेन हो सकता है ऑफ द न्यूक्लियस, बट ऑल्सो प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन रेगुलेटिंग यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन. उसके साथ साथ ये यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन को भी मेंटेन करता है. उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप. अब हम न्यूक्लियर इन्वेलप के स्ट्रक्चर को क्या देखेंगे. सबसे पहले तो हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया कि न्यूक्लियस में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें करनी होती है. उसके बाद हमने पढ़ना है न्यूक्लियर इन्वेलप और उसके बाद ट्रैफिक बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप का स्ट्रक्चर. न्यूक्लियर इन्वेलप का स्ट्रक्चर देखते हैं. The nuclear envelope has a complex structure consisting of two nuclear membrane. अब जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है उसके स्ट्रक्चर में होते हैं हमारे पास टू न्यूक्लियर membrane and underlying nuclear lamina and nuclear pore complex. अब जो हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप होता है उस न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर टू मॉलिक्यूल्स और मतलब टू मेंबर्स होते हैं. एक न्यूक्लियर हमारा इन्वेलप है, उस न्यूक्लियर इन्वेलप में भी दो लेयर्स होते हैं. दोनों लेयर्स में क्या होता है, एक होता है हमारा न्यूक्लियर लैमिना, दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. उसका होता है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए सिस्टम ऑफ टू कंसेंट्रिक ब्रांचेस. अब एक न्यूक्लियस जो है वो सिस्टम है, मतलब न्यूक्लियस एक सराउंडेड है एक सिस्टम से जो कि एक कंसेंट्रिक सर्कल की तरह है. जहाँ पे आपको मैंने फिगर भी दिखाई है, फिगर 9.1 में आप देख सकते हैं. तो
देख लिया होगा। द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई टू सिस्टम ऑफ ए कंसेंट्रिक ब्रांचेस कॉल्ड द इनर एंड द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप है, वो दो लेयर से सराउंडेड है, इंडिया दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन से। द आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है वो हमारा जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। सो द स्पेस बिटवीन द इनर एंड द आउटर मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ल्यूमन एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमें यहाँ पे बता रहा है कि जो आउटर न्यूक्लियस है वो कंटिन्यू किसके साथ होता है, जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। उसके बाद जो स्पेस होता है इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ल्यूमन। ल्यूमन किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, endoplasmic reticulum. In addition, the outer nuclear membrane is functioning similarly to the membrane of the endoplasmic reticulum. अब जैसा कि outer membrane है वो जाके कनेक्ट हो जाती है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो जो उसका फंक्शन होता है वो भी सिमिलर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and the ribosomes bound to its cytoplasmic surface. In contrast, the inner nucleus membrane carries protein that are specific to the nucleus. अब inner membrane का क्या, वो क्या करती है, प्रोटीन लेती है जो कि न्यूक्लियस के लिए स्पेसिफिक होती है, उसको कैरी करती है। सच एज दोज बाइंड टू द न्यूक्लियर लैमिना। अब किसके साथ वो बाइंड कर जाते हैं, जाके न्यूक्लियर लैमिना के साथ। The critical function of the nuclear membrane, the critical function of the nuclear membrane is to act as a barrier that separates the content of nucleus from cytoplasm. अब यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी क्या फंक्शन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी यही फंक्शन है कि जितना भी हमारे पास के कंटेंट्स होगा उसको सेपरेट करेगा, न्यूक्लियस के कंटेंट को सेपरेट करेगा किससे, साइटोप्लाज्म से। लाइक अदर सेल मेम्ब्रेन्स, each nuclear membrane is a phospholipid bilayer permeable only to small non-polar molecules. Other molecules are unable to diffuse through the bilayers. The inner and the outer membrane barriers are joined at the nuclear pore complex. अब यहाँ पे कह रहा है जितने भी अदर मेम्ब्रेन होते हैं उसी की तरह इसका भी काम है, जो न्यूक्लियस का कंटेंट है उसको साइटोप्लाज्म की तरह, साइटोप्लाज्म में बैरियर की तरह एक्ट करवाता है। उसके बाद कहता है जो आउटर लेयर होती है वो मतलब वो द ओनली अदर मॉलिक्यूल्स आर अनेबल टू डिफ्यूज, ओनली मॉलिक्यूल्स आर डिफ्यूज, जो होता है हमारा अदर सेल के जैसे काम करते, और इसके साथ जो इसकी जो लेयर बनी होती है, मेम्ब्रेन की लेयर होती है, वो फोस्फो बाइलेयर परमेबल होती है। मतलब जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इससे ईजिली पास आउट कर पाते हैं, पर जितने भी बड़े मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं वो इससे पास आउट नहीं कर पाते हैं। अभी जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के जाके ज्वाइन होते हैं। द सोल चैनल थ्रू विच द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स पासेस थ्रू द न्यूक्लियर इन्वेलप। As discussed in the next section, the nuclear pore complex is a complicated structure and it is responsible for the selective traffic of protein and RNA between the nucleus and the cytoplasm. Underlying the inner nuclear membranes in the nuclear lamina, a fibrous meshwork network that provides structural support to the nucleus. अब उसके बाद जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या होता है, उसको हम न्यूक्लियर लैमिना बोलते हैं। और ये कैसा होता है, एक फाइब्रस मेश, मतलब पतले पतले धागे के जैसे बहुत ज़्यादा एक जगह जाके जुट चुके हैं या बहुत ज़्यादा धागे एक जगह फंस चुके हैं, उस तरह से ये न्यूक्लियर लैमिना हमें दिखता है। और ये क्या करता है, ये भी एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे न्यूक्लियस को। अब जो न्यूक्लियर लैमिना होता है वो 60 to 80 किलोडाल्टन्स का बना होता है या फाइब्रस प्रोटीन को कंपोज करता है, इसको हम कहते हैं लेमिन्स। लेमिन्स आर द क्लास ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स दैट proteins. The other classes are found in the cytoskeletal.
मेमेलियंस हैव थ्री सेल्स डेजिग्नेटेड ए बी एंड सी। अब मेमेलियंस में जो होता है लेमिन्स, वो हमारा तीन चीज को डेजिग्नेट करता है, ए बी एंड सी को, विच कोड्स फॉर द लेटेस्ट 7 डिस्टिंक्ट प्रोटीन्स like other intermediate filament proteins. The lamina associated with each other to form higher order structures. अब जो हमारा ABC होता है डेजिग्नेटेड होता है, वो एक दूसरे के साथ जाके कोड को वो जो कोड के फॉर्म में होता है वो 7 प्रोटीन देते हैं। उसके बाद ये इंटरमीडिएट फिलामेंटस प्रोटीन होते हैं जो कि ज्वाइन कर जाते हैं और यहाँ पे जाके हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर बना देते हैं। The first stage of the association is the interaction of two laminas to form dimer in which alpha helix region of two polypeptide chains are wound around each of the structure called coiled coil। तो इसके बाद एक हमारे पास डायग्राम आएगा, ये हमारा 558। तो 558 के पेज नंबर में आपको नीचे एक डायग्राम दिख रहा होगा जहाँ पे मॉडल ऑफ लेमिना असेंबली लिखा हुआ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक हमारे पास लेमिना की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि अब पहले से क्वाइल्ड होती है, बट वो सिंगल होती है। वो वैसे ही क्वाइल्ड वाले के साथ दो के साथ वो बाउंड हो जाती है और एक डाइमर फॉर्मेशन कर देती है। जब वो डाइमर फॉर्मेशन हो जाती है उसका जो डाइमर वाले भी एक अलग अलग डाइमर से हेड और टेल की फॉर्म में जुड़ते हैं और एक स्ट्रेट सी हमारे पास कह सकते हैं एक स्ट्रेट सी लाइन बना देते हैं जो कि हमारा इसी लैमिनार पॉलीपेप्टाइड का होता है। उसका इसी तरह फर्दर नेक्स्ट स्टेप में जाके वो एक हायर ऑर्डर की स्ट्रक्चर को फॉर्म कर देते हैं। तो इसके बाद हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट द न्यूक्लियर पोर्ट कॉम्प्लेक्स। हमने न्यूक्लियर इन्वेलप देख लिया, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर देख लिया। तो इस चीज़ को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा पेज 361 में द न्यूक्लियर पोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो ये एक सीरीज में वीडियो चलती जाएगी, तो आप इसको फॉलो करें और आपको MSc में जितने भी सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें जो बुक रीड करने से थोड़ा पीछे हटते हैं, क्योंकि बुक रीड करना एक अलग ही चीज़ होता है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि बुक रीड करना इंपॉर्टेंट होता है, सो हमें बुक रीड करना चाहिए। तो एक क्विक रिविजन लेते हैं। हमने न्यूक्लियस में देखा जो प्रेजेंस होता है हमारा न्यूक्लियस का, वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस लाता है, हमें डिफरेंस बताता है। उसके बाद हमने पढ़ा the nuclear envelope and the traffic between nucleus and the cytoplasm। उसके बाद हमने जो हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप का स्ट्रक्चर है उस चीज़ को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।